आज हम लोग क्लास 12th का अध्याय 8 जो कि आपका इतिहास का टॉपिक है किसान जमींदार और राज्य, जिसमें कि लगभग 16वीं और 17वीं सदी के मुगल साम्राज्य की भी चर्चा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पर जाएंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन बैंक से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको अगर आंसर पता है तो सोचते चलना है, बताते चलना है। अमीर खुसरो के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, अल बरूनी या इब्न बतूता? अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? कोई बताएंगे? अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है, राहुल का सही उत्तर था। ठीक है। और अल बरूनी ने क्या लिखा है? कोई किताब का नाम बता दीजिए अल बरूनी का। तहकीक ए हिंद या तहकीकाते ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो आईने ए अकबरी की अगर हम बात करें, वह कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या कितने भागों में आईने अकबरी विभक्त था? तो आईने अकबरी की बात करें तो ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भाग में। आईने अकबरी कितने भाग में? 5 भाग में। अगला प्रश्न है आपका, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते थे? पहले गांव में कितने प्रतिशत लोग रहते थे? 75%, 85%, 65% या 95%? बिल्कुल, इसका आंसर जो हो जाएगा 85% लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम शहर वगैरह उतना बना नहीं था और गाँव में जो है खेती वगैरह होता था, इस कारण से। अगला प्रश्न है आपका, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? रैयत, किसान, मुजाहिर या इनमें से सभी? बिल्कुल, ये सारा जो है किसानों का ही नाम है। रैयत, किसान, मुजाहिर या इनमें से सभी टोटल हो जाएगा आपका। रबी फसल किस ऋतु में होती है? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा में, पतझड़ में? वसंत ऋतु में। बिल्कुल, रबी फसल कब होता है? वसंत ऋतु में। अभी आ ही रहा है वसंत का महीना, वसंत पंचमी के दिन। अगला है, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल क्या थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, या चाय, कॉफी, नील आदि, या तिलहन, दाल, अफीम आदि, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बताइए? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। वेरी गुड, चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा, ये सब मुगल काल में सबसे ज्यादा उगाया जाता था। अगला है आपका, भारत में 17वीं शताब्दी में सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी, उसका नाम क्या था? अफ्रीका और स्पेन से आने वाले फसलों का नाम क्या था? मक्का, या गेहूं, या चावल, या कपास? मक्का, वेरी गुड। भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन से आई थी, उसका नाम क्या था? मक्का था। अगला है आपका, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई, उसको वे क्या थी? मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। बिल्कुल, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी। मुगल राज, मुद्रा और बाजार, व्यापार, ये सारी बाहरी ताकतें भारत के अंदर आ गई थी। अगला है, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? जहांगीर लगाया था। बिल्कुल, प्रतिबंध कौन लगाया था? जहांगीर लगाया था, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? मुकदम या मुखिया, अमील या अमीर, चौधरी या सरपंच, या पंच या पितामह, क्या कहा जाता था? नहीं, मुखिया को मुखिया बोलते थे। मुकदम या मुखिया, मुकदम या मुखिया। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? मानसिंह, बीरबल, टोडरमल या अबुल फजल? अकबर का वित्त मंत्री मतलब पैसा का देखरेख कौन करता था उसका? अकबर का वित्त मंत्री मानसिंह, बीरबल, अबुल फजल या टोडरमल? नहीं, बीरबल उसको सलाह देने का काम किया करता था। मानसिंह आपका युद्ध वगैरह में लड़ने में मदद करता था। ठीक है, बीरबल जो है चतुराई पूर्ण उसके सवालों को सॉल्व करता था। ठीक है, अबुल फजल राइटर था। तो बच कौन गया? टोडरमल। टोडरमल क्या था? वित्त मंत्री था। अच्छा, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9। आईने ए अकबरी अकबरनामा की किस खंड से संबंधित है? प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड या चतुर्थ खंड? आईने अकबरी
आईने अकबरी जो आपका लिखा गया था वह अकबरनामा के तृतीय खंड से था। अकबरनामा के किस खंड से था? तृतीय। अगला प्रश्न का बता दीजिए आंसर। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल था ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, या उस कालांश में बनी इमारत या स्मारक। पीछे पास कर दिए। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 13 का डी नंबर, इनमें से सभी। आईने ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें बोई जाती थी? 5 गो, 3 गो, 2 गो या 6 गो? कितना खेत में कितना फसल उगा सकते हो अधिकतम? 3 गो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? तंबाकू का सेवन अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? नहीं, अकबर ने तंबाकू का सेवन किया था, जहांगीर बंद कराया था। जहांगीर बंद कराने वाला में है और खोलने वाला कौन है? अकबर है। याद रह जाएगा ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम अपने मन से समझाते जा रहे हैं। पटवारी किसे कहते हैं? पटवारी गांव की जमीन, प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेत, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था। पटवारी क्या करता था? गांव की जमीन, प्रत्येक किसान द्वारा जोते गए खेत, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब रखता था। उसको क्या बोलते थे? पटवारी। अभी भी तुम लोग देखे होंगे एगो अमीन आता है जो पूरा नापता है सिक्कड़ लेकर के, तो उसी तरह का काम जो पहले करता था उसको क्या बोलते थे? पटवारी बोलते थे। अच्छा, अभी हम जस्ट बताए थे खुद काश्त और पाई काश्त क्या है। जो अपने जमीन पे खेती करता था वो खुद काश्त कहलाता था, और जो दूसरे का जमीन बटैया पर लेकर के या भाड़ा पे काम करता था उसको क्या बोलते थे? पाई काश्त। बटैया भी चलता है ना कि तुम्हारा खेत है, जोत देंगे हम, बदले में आधा धान तो आधा दान मोल, जानवे करते हो। अगला है जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल के अंतर्गत कौन सी फसल आती थी? तो कपास और गन्ना जैसी फसलें जिन्स ए कामिल के अंतर्गत आती थी। ऐसी फसलों की खेती से राज्य को ज्यादा खर्च मिलता था। किसका किसका से? कपास और गन्ना से। अच्छा, अकबरनामा की रचना किसने की? अभी जस्ट बताया जाए। अबुल फजल। जोर से बोलो ना। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। कितना जिल्द में विभाजित है? 3 जिल्द में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 17वीं सदी में कौन कौन सी फसलें, फल और सब्जियां विदेशों से भारत आई थी? तो मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता जैसी फसलें, फल और सब्जियां विदेशों से भारत आई थी। देखो बहुत सारा फसल ऐसा था जो विदेश से आया। आलू यहाँ का फसल नहीं है, दूसरी जगह का है, लेकिन यहाँ पर आकर के अब इतना आ गया कि आपको लगता है कि आलू सब कोई खाते हैं। टमाटर के बारे में ना पहले लोग बोलता था ये जो है ना खून है, इसको नहीं खाना चाहिए। और आप देखो टमाटर बहुत पॉपुलर हो चुका है, बिना कोई तरकारी ऐसा नहीं जिसमें टमाटर डाला नहीं जाता है। अगला प्रश्न है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भाग में। आईने अकबरी कितना भाग में है? पहले 3 भाग में प्रशासन का वर्णन है, चौथे और 5वें में भारत के धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख है। मुगल काल में किसानों के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता था? तो रैयत, खुद काश्त, पाई काश्त, रियाया या मुजारियन, मुजरियान। अगला प्रश्न है पायक कौन थे? तो पायक वे लोग थे जो जमीन के बदले सैन्य सेवा देते थे। असम के अहोम राजा के अपने पायक होते थे, मतलब तुमको जमीन दे दिए और जमीन तुम जो तो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमको सैनिक का जरूरत पड़ेगा तो तुमको मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे साथ युद्ध में लड़ने के लिए चलना पड़ेगा। तो उसको क्या बोला जाता था? पायक बोला जाता था। ठीक है। अब देखो कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका। तो मध्यकालीन भारत कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खेतीहर परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग करती थी। अभी भी तुम लोग देखे ही होंगे गांव घर में क्या होता है, खेत का काम महिलाएं लोग भी करती है। तुम्हारा वो धन रोपनी का काम, धन कटनी का काम, ये सारा काम करती थी, यानी पुरुषों से कंधा मिला करके काम करती थी। यहाँ तक कि जोतने और हल चलाने का काम कौन करते हैं? नॉर्मली पुरुष लोग करते हैं। और बुआई का काम, कटाई का काम, निराई का काम, खरपतवार चुनने का काम कौन करता है? महिला और बच्चा लोग करता है। अब पकी हुई फसल का दाना निकाले, मतलब धान डेंगाने में भी लड़की लोग काम करती है, बहुत कोई धान भी डेंगाती है। वास्तव में मध्यकाल और अभी भी अगर हम बोले गाय बैल भैंस को घुमाने का काम भी कौन करता है? लड़की लोग करता है। ठीक है। वास्तव में मध्यकाल विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण इकाइयां और व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण
घर परिवार के संसाधन तथा श्रम उत्पादन का प्रमुख आधार बन गया। अतः महिलाएं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया था। उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटने का काम, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने का काम, गुथने का काम, कपड़ा पर कढ़ाई करने का काम, ये सब किसका होता है? महिलाओं का होता है। तो ये लोग खेती में सहयोग करते थे, यहाँ तक कि वे क्या करते थे, सामान को ले जाकर के बेचने का भी काम करते थे। अगला है आपका, ये लोग क्या करते थे, महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन भी समझा जाता था, क्योंकि उसमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता थी। इस कारण से उसको बेसिक समझा जाता था कि भाई ये तो खुदे लेबर का काम करवे करेगी, साथ साथ दूगो फागू हो जाएगा, वो काम में मदद करेगा किसान खेती वगैरह करने में। आगे बढ़ते हैं। अब महिलाओं को अभी भी सब चीज बताया गया, हाँ, लेकिन कुछ कुछ नियम भी था महिलाओं के साथ साथ। जो पूर्वाग्रह था, पूर्वाग्रह किसको बोलते हैं? भारत में राजस्वला महिलाएं। अच्छा, राजस्वला महिला किसको बोलते हैं? राजस्वला महिलाएं हल अथवा कुमार के चाक को नहीं पकड़ सकती थी। किसी को पता है ना? अरे जब मासिक पीरियड का टाइम होता है उस टाइम में वे लोग हल या चाक को नहीं पकड़ सकती थी। बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म की अवधि में पान बागान में भी जाने का मनाही था, कि अगर जब आपका पीरियड चल रहा हो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, पान बागान वगैरह में भी नहीं जा सकते। अभी भी बहुत सारे घर में होता है गांव देहात में कि अगर पीरियड वगैरह का टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, घर में खाना नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे जगह पे ये नियम है अभी भी। अगला आपका मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका। मुगल भारत में जमींदार क्या होते हैं? भूमि के मालिक होते हैं। इन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधा भी मिली थी। समाज में जमींदारों की उच्च स्थिति के दो कारण थे। पहला क्या था? उनकी जाति। नॉर्मल सा बात है, जमींदार लोग क्या ऊंची जाति का होता था, तो उसके कारण उसको सम्मान तो मिल रही है, और दूसरा राज्य के द्वारा भी उसको क्या होता था, कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान थी। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इससे मिल्कियत यानी संपत्ति भी कहते थे। इसको क्या बोलते थे? मिल्कियत या संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदारी की निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, और जमींदार अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता था, इस जमीन को बेच भी सकता था, किसी और के भी नाम कर सकता था, गिरवी भी रख सकता था। गिरवी रखना मतलब कर्जा रखना, कि भाई सुनो, जैसे कि अभी हम बोले सोना चांदी गिरवी रखते हैं ना। अब मान लेते हैं अभी सपोज दैट कोई राधा नाम की लड़की है, ठीक है, उसके पापा को अपना बेटी का शादी करने के लिए पैसा का जरूरत है, तो क्या किए, जमीन को गिरवी रख दिए, बदले में क्या किए, कुछ पैसा ले लिए, फिर 6 महीना साल भर के बाद पैसा दे देंगे और जमीन को ले लेंगे। क्या रजिस्ट्री अलग हो गया? रजिस्ट्री मतलब हो गया तुम्हारे नाम कर देना, गिरवी रखना मतलब बंधक रखना, साल भर के लिए रखे, बाद में छुड़ा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमींदार को राज्य की ओर से कर जमा करने का भी अधिकार था, उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। ये लोग अपना सैनिक टुकड़ी भी रखता था, सेना रखता था, घुड़सवार रखता था, पैदल सिपाही रखता था। इसके कारण जमींदारों की स्थिति क्या थी, थोड़ी अच्छी थी। ये 3 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दे रहे हम। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई? तो 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों को की जिंदगी काफी हद तक बदल गई। जंगलों से प्राप्त उत्पाद जैसे शहद, लाख और मधुमोम की बहुत अधिक मांग थी। लाख जैसे कुछ वस्तुएं, तो बस इसमें वही है कि बहुत सारा चीज का जो है ना उत्पादन वगैरह जो होता था, वो सब चीज का मांग बहुत ज्यादा था। कबीला लोग क्या करता था, इन चीजों को इकट्ठा करता था जंगल से और दूसरे के पास बेचा करता था। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में स्थिति बदल गई। क्यों भाई? जंगल वासियों की जिंदगी इसलिए बदलने लगी क्योंकि बहुत तरह का नियम वगैरह बनने लगा। जंगल में कई कबीले रहते थे, सरदार रहते थे, कुछ राजा बन गए, उन्होंने सेना तैयार की। सिंध इलाके की कबीला सेना में 6000 घुड़सवार, 7000 पैदल सिपाही थे। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, राजतंत्र प्रणाली विकसित हुई, जैसे कि अहोम राजा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट कम है तो छोड़ दीजिए, ये अगला वाला भी कम इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ रहे हैं। पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, विवेचना करें। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के काल में ग्रामीण समाज में पंचायत और मुखिया का पद बहुत महत्वपूर्ण था। ये दोनों पद क्या थे, ग्रामीण समाज की रीढ़ थी। पंचायत का गठन कौन करता है, बुजुर्ग मिलकर के करता था। उनके पास अपनी संपत्ति होती थी, जिन गांव में वे लोग क्या करते थे, रहते थे। इसके अलावा जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी वे गांव में विभिन्न जातियों के लोग भी रहते थे, वहां पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। पंचायत का निर्णय गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का एक मुखिया था जिसको क्या कहा जाता था, मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। कुछ स्रोतों से पता चलता है मुखिया का चुनाव
गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। और चुनाव के बाद उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी, तब तक मुखिया बनाया जा सकता था, नहीं तो नहीं जा सकता। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अगर कोई मुखिया बनता था तो उसको किससे स्वीकृति लेना पड़ता था, जमींदार से। जमींदार स्वीकृति देता था तभी मुखिया बना हुआ रह सकता था, नहीं तो नहीं रह सकता था, ध्यान रखिएगा। और गांव की आय व्यय का हिसाब किताब अपनी निगरानी में वो तैयार भी करता था, कौन, मुखिया। और उसका काम में सहायता कौन करता था, पंचायत का पटवारी। कौन सहायता करता था, पंचायत का पटवारी। पंचायत का आम खजाना, पंचायत का खर्चा गांव की आम खजाने से चलता था, इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस कोष का प्रयोग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। इस कोष में से ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए भी खर्च होता था जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, जैसे मिट्टी के छोटे बर्तन बनाना, छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना, बहुत सारा काम भी था। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। पंचायतों को जुर्माना लगाने का भी अधिकार प्राप्त था। शादी वगैरह भी का ध्यान रखता था कि भैया एक ही जाति में शादी हो, दूसरा जाति में शादी नहीं हो, इस सब का भी काम देखता था। आप लोग एक नाम सुने होंगे, खाप पंचायत, सुने हैं ना। खाप पंचायत में क्या होता है, अगर कोई दूसरा जाति का लड़की से अगर शादी कर रहा है तो दोनों को मार करके टांग दो, सीधा बात, पेड़ पर। उसको खाप पंचायत बोला जाता था। हालांकि अब ये सब चीजें हट गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जहां पर ये चीज हो रहा है अभी भी। हालांकि आप शहरों में बोले तो आप कोई मतलब नहीं है, तुम केकरोस करो, तुम रामन। इसके अलावा जो दंडित व्यक्ति थे उनके लिए आपको गांव छोड़ना पड़ता था। कोई बहुत सारे लोग अपने जाति व्यवसाय से हाथ धो बैठते थे। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अपने से, इस सब में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।